So hello everyone, I am Aliha Shabbir. I am a first year medical student at Darul University. I did my FSc from Canadian College, Lahore, and my schooling is from Beacon House School System. So I also got into King Edward and Army Medical College, Rawalpindi as well. So basically, आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि how to prepare for MCAT and how to solve maximum MCQs in a shorter time. So सबसे पहले तो बात यह है कि MDCAT गेम जो है वो मेनली ये है कि हाउ टू डील विद योर स्ट्रेस. सो पहली बात है आपने अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करना है और आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं MCAT कैसे होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट योरसेल्फ फ्री ऑफ एनी स्ट्रेस. और जो मेन रिसोर्स आपकी प्रिपरेशन का है वो FSC की ही बुक्स हैं. सो मेनली गो फॉर योर जो पंजाब बोर्ड की FSC बुक्स हैं, लाइक लाहौर बोर्ड की FSC बुक्स हैं, और उसको सप्लीमेंट कर दें फेडरल बोर्ड की FSC की बुक से. और अगर आप ये दोनों रिसोर्सेज अच्छे से करेंगे सो यू आर गुड टू गो. तो MCAT में मेनली ये है कि जितने MCQs आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाती है. एक स्टडी स्केड्यूल सेट करें एंड एज सेड के बिट बाय बिट वन वॉक्स फार, सो टेक अ सिंगल डे एट अ टाइम. और अपने जो स्टडी स्केड्यूल है उसके हिसाब से चलें. और अक्सर स्टूडेंट्स ये बात पूछते हैं कि हम कैसा स्टडी स्केड्यूल सेट करें. सो इट सर्टेनली डिपेंड्स ऑन योर ओन सेल्फ कि आप देखें आपकी लर्निंग पेस क्या है, आप किस तरह से टाइम अपना मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं. जिस तरह ताबीर अकेडमी की वेबसाइट आपको अभी मैंने दिखाई भी है, जिस तरह वो इतनी अच्छी तरह डिजाइंड है कि अगर आपका MCQ रॉन्ग भी हो जाता है तो आपको वो लर्निंग बॉक्स में आप उसे ऐड कर सकते हैं. और फर्दर वो जब आप बाद में उसको रिवाइज करें कॉन्सेप्ट को, तो आप अगर उस लर्निंग बॉक्स को एक दफा रिव्यू करें तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. सिमिलरली अगर मेडिकल की बात करूं तो अभी भी हम इसी तरह याद करते हैं क्योंकि हम एक ऐप यूज करते हैं एंड, तो उसमें भी हम इसी तरह अपने लर्निंग बॉक्स टाइप हम फ्लैश कार्ड्स बना लेते हैं जिसको हम फिर बाद में रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि आप इस तरह की अगर वेबसाइट को यूज करें तो आपके कॉन्सेप्ट्स बार बार जब आपके सामने आएंगे तो आपकी एक वो लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है. सेकेंडली आप शॉर्टर गोल सेट करें, लाइक टेक अ सिंगल डे एट अ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक गोल सेट किया कि आई विल कवर अ चैप्टर अ डे, सो जस्ट गो फॉर इट. अगर आप ये सोचें कि इतना ज्यादा सिलेबस है कैसे होगा, सो इट विल जस्ट लीड टू पैनिक एंड नथिंग मोर. आगे मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आगा खान के टेस्ट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है. सो बेसिकली आगा खान का टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ टू मेन पोर्शंस. One portion is the sciences portion and the other portion is the reasoning portion. So the sciences portion है physics, chemistry, biology का portion होता है उसके अंदर, और जो reasoning का portion है उसके अंदर science reasoning और maths reasoning होती है. जिस तरह ताबीर अकेडमी की भी वेबसाइट में स्पेसिफिकली MCAT आगा खान की प्रिपरेशन का भी कोर्स है, तो आप अगर उसमें इनरोल करें तो वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस MCQs भी मिल जाते हैं. So mainly for physics, chemistry and biology, you'll have to go with your board की books, for example Lahore board है, and you'll have to supplement your preparation with the federal board की books, especially biology. जो biology का portion है वो federal board की books से काफी ज्यादा आता है because the federal board biology is quite extensive as compared to the Lahore board book. उसके अलावा अगर आप अच्छे से बोर्ड की बुक्स कर लें you're good to go, but उसमें भी यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए. आपने अगर रट्टाफाई किया तो it won't work at all. आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि वो MCQ डायरेक्ट बुक की लाइन से नहीं देते, कॉन्सेप्ट वही होता है बट दे आर डिजाइन डिफरेंटली. सेकेंडली उसके बाद जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें भी बेसिकली जो साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन होता है, जो साइंस रीजनिंग है दैट इज बेसिकली द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पोर्शन, बट द MCQs आर डिजाइंड इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल स्टाइल. उसमें जो MCQs होते हैं वो होते वही कॉन्सेप्ट्स हैं बट थोड़ा उसको मजीद कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करते हैं. और जो थर्ड पोर्शन है वो रीजनिंग का ही सेकंड पोर्शन है, मैथ्स रीजनिंग. वो भी काफी बेसिक MCQs होते हैं, जिसमें बेसिक अलजेब्रा होगी, अरिथमेटिक्स होगी और बहुत प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए. और वो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और थोड़े से MCQs प्रैक्टिस करें तो आपकी अच्छे से वो भी पोर्शन कवर हो जाता है. जो रीजनिंग का पोर्शन है उसमें देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो उसमें आपको जितने 40 क्वेश्चंस होते हैं, 20 साइंस के और 20 मैथ्स के, तो वो दोनों आप मैक्सिमम जितने अटेम्प्ट हो सकते हैं सारे और मतलब करने होते हैं बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. बट एज फार एज द साइंसेस पोर्शन इज कंसर्न, तो वहाँ पे भी 20 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के MCQs होते हैं. तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि
there's an MCQ that you can't solve at all, तो आपको चाहिए कि उसे छोड़ दें instead of getting yourself a -0.25 mark. तो अगर आप उसे छोड़ देंगे तो उसका आपको 1 मार्क नहीं मिलेगा, बट इफ यू गेट इट रॉन्ग तो आपको 1.25 मार्क डिडक्ट होगा. सो इसमें बेसिकली यही है कि आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है, आप टाइम किस तरह से उस टेस्ट का मैनेज करेंगे. सो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड यही है कि आप सबसे पहले जो पोर्शन होता है उनका होता है, पहले साइंसेस का पोर्शन होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, और देन देयर इज द रीजनिंग वाला पोर्शन. सो आप सबसे पहले अपना साइंसेस का पोर्शन मैक्सिमम अटेम्प्ट करें, बिकॉज जो आगे आप जब रीजनिंग के पोर्शन पे जाते हैं तो उसमें काफी टाइम लगता है, बिकॉज द एमसीक्यूज आर क्वाइट कंसेप्चुअल. होते वो बेसिक एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होते, लेकिन दोज आर वेरी टाइम टेकिंग. जिस तरह मैथ्स में जो प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज होते हैं उसमें आपने प्रोबेबिलिटी को जब टेस्ट करने के लिए डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट करने होते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है. तो उसके लिए यही स्ट्रेटेजी है कि जब साइंसेस के एमसीक्यूज हैं, जो जिस तरह बायोलॉजी के तो काफी सिंपल होते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट टेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसमें वो करते हैं. जिस तरह फॉर एग्जांपल फेडरल बोर्ड की जो प्लास्टिक्स की डायग्राम थी वो एग्जैक्ट फेडरल बोर्ड की बुक से आई हुई थी, और उसमें उन्होंने उसको डिफरेंट कलर से शो किया था और उन्होंने कहा था आइडेंटिफाई करें कि कौन सा है. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं टेस्ट, लेकिन इतने वो कॉन्सेप्चुअल नहीं होते. तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन वो आप जितना हो सकता है वो करके आगे अपने रीजनिंग के पोर्शन पे जाएं, बिकॉज इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. अगर आप उसको भी छोड़ दें कि अभी मैं इसमें डाउटफुल हूँ, उसको मैं बाद में आके करूंगा, तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप बाद में आके वो एमसीक्यू सॉल्व करें. तो इट इज गुड अगर आप वो पहले ही जितने मैक्सिमम होते हैं सॉल्व करके जाएं. बट ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा कोई एमसीक्यू है जिसमें आपको बहुत डाउट है, ठीक है उसे छोड़ दें, लेकिन ये ना करें कि इसमें अगर हल्का सा भी डाउट है तो इसको मैं दोबारा से रिव्यू करूं. जितने मैक्सिमम हो सकता है वही करके आप अगले साइंसिंग के पोर्शन में जाएं. अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ताबीर एकेडमी के एमसीक्यूज शेयर करती हूँ. 1 मिनट वेट करें. So this is the ताबीर एकेडमी वेबसाइट. यहाँ पे MCAT आगा खान हाई स्कोरिंग एंटी टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स है, जिसमें आपने सबसे पहले एनरोल करना है, एंड देन देयर इज दिस सेपरेट पोर्शन फॉर ईच सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स एंड साइंस रीजनिंग. अब मैं आपको कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके दिखाती हूँ, एंड देन यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज. फॉर एग्जाम्पल, एक पहला एमसीक्यू है फिजिक्स का. टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब मैं इसको रैंडमली कर लेती हूँ. तो अब आप जब सबमिट करेंगे ये इनकरेक्ट आंसर है, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट टुगेदर एंड इंक्रीज योर स्कोर. तो अगर आप उसमें यस करें और अगर उसको आप ये देखें, ये सारा उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आ जाती है. सो इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी कि अगर आप वहां पे ही उस एमसीक्यू को काउंटर कर लें एंड देन यू गेट द एक्सप्लेनेशन राइट देयर, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाता है. अगर तो आप नीचे 2 ऑप्शंस फर्दर आ रहे हैं, ऐड टू द लर्निंग बॉक्स और गॉट इट. अगर आप उसे ऐड टू द लर्निंग बॉक्स कर दें, बिकॉज इफ यू स्टिल थिंक कि अगर आपको दोबारा रिव्यू करना चाहिए एमसीक्यू और इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करना चाहिए, सो यू शुड गो फॉर ऐड टू द लर्निंग बॉक्स. अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन गॉट इट, और इस तरह से नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है. एंड देयर इज अ सेट टाइम लिमिट ऊपर, जिसकी वजह से यू गेट टू नो कि आपकी क्या स्पीड है एमसीक्यू सॉल्व करने की. और अगर आप अभी से ही टाइम मैनेज करेंगे तो इवेंचुअली आपको वो आदत पड़ जाएगी और टेस्ट में आप आराम से वो एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसका भी आप कोई आंसर लगा दें. अगेन यहाँ पे भी अगर वो एमसीक्यू रॉन्ग है तो उसको आप अगर तो सोच रहे हैं कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और अगर आप उससे बाद में काउंटर करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द ऑप्शन लेटर. बट आई गेस अगर आप कि आपको वहाँ पे ऐड टू द लर्निंग बॉक्स कर लेना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व डिफरेंट एमसीक्यूज. ऊपर टाइम लिमिट है और इसकी वजह से आप लोगों को मतलब बहुत ज्यादा वो आ जाएगा आइडिया कि किस तरह से आपने अपने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर एमसीक्यूज, और टाइम किस तरह से मैनेज करना है. इट इज ओनली अप टू यू कि आप किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करते हैं. पहले तो अपना स्केड्यूल इस तरह से सेट करें कि आपका टेस्ट तक अपना सिलेबस प्रॉपरली कवर करें, बिकॉज जो MCAT आगा खान और MCAT का आगा खान के टेस्ट का NMDCAT का सिलेबस है उसमें काफी डिफरेंस है, बिकॉज द NMDCAT सिलेबस इज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द FSC सिलेबस, बट द आगा खान टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ इंटायर FSC सिलेबस. तो उसके लिए आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा, लेकिन मेनली आप फोकस MCAT के सिलेबस को करें और उसको थोड़ा सा आप जो आगा खान का एक्स्ट्रा सिलेबस है वो उसको आप एक दफा गो थ्रू कर लें.
बिकॉज अगर आप गो थ्रू नहीं करेंगे तो आपसे टेस्ट इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि कई दफा काफी एमसीक्यूज होते हैं जो कि एनएमडीकैट के सिलेबस से बाहर हैं, जो कि उनके अपने सिलेबस में है। सो आपको इस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है कि आप पूरा एफएससी का सिलेबस एक दफा से गो थ्रू कर लें और उसके बाद आप अपने टेस्ट के लिए जाएं। और सेकेंडली ये है कि खान के टेस्ट के लिए आपने ये नहीं सोचना कि मेरा वहां होगा ही होगा, मतलब उसको आपने अपनी प्रायोरिटी देनी है, लेकिन आपने बैकअप पे अपना एनएमडीकैट रखना है, बिकॉज यू कैन नेवर से फॉर श्योर कि आपका खान में टेस्ट क्लियर होगा और इंटरव्यू क्लियर होगा, बिकॉज देयर आर डिफरेंट स्टेजेस। सो इफ यू कैन इफ यू पास वन स्टेज देयर इज अनदर स्टेज ऑफ टेस्टिंग, और उसके बाद आप मतलब फर्दर लेवल्स होते हैं जिससे वो टेस्ट करते हैं एक स्टूडेंट का इंटेलेक्ट, और उसके बाद आपको एडमिशन ऑफर करते हैं। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप। तो इसके लिए आपने अपने एनएमडीकैट पे पूरा फोकस करना है। आपने ये नहीं करना कि एनएमडीकैट को निगलेक्ट करके आप पूरी एफएससी की किताब उठा के पूरे आगा खान का वो टेस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। योर मेन फोकस शुड बी एनएमडीकैट, बिकॉज आगा खान में जाने के लिए भी आपको एनएमडीकैट क्लियर करना जरूरी है। इसलिए आप लोगों का मेन फोकस एनएमडीकैट होना चाहिए और सेकंड पे आगा खान को आप अपनी प्रायोरिटी दें। So if you guys have any questions regarding anything, so you can go for asking me. Okay, so those of you who want to ask questions, आप लोग please kindly raise your hand and I'll ask you to unmute yourself and you can ask the question directly. Okay, Jia, you can ask question. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मुझे ये पूछना है कि अगर जैसे उन्होंने कहा कि हमें एकेयू को अपनी इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए और एमडीकैट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? सिलेबस सेम है, लाइक बस एकेयू का थोड़ा सा ज्यादा है एमडीकैट से, तो हमें उनमें क्या डिफरेंस है कि हम उसको इतनी प्रायोरिटी ना दें? लाइक मैं ये सोच रही थी कैसे करना चाहिए कि पहले जो सिमिलर टॉपिक्स हैं पहले वो कवर करने चाहिए, उसके बाद जो दूसरे टॉपिक्स हैं एमडीकैट मतलब एमडीकैट और उसके जो सिमिलर टॉपिक्स हैं पहले वो कवर करने चाहिए, और जो फिर रिमेनिंग है फिर वो, ताकि दोनों का साथ कवर हो। और मुझे एक और बात पूछनी थी कि अगर हम आपका जो एकेयू वाला कोर्स है वो मतलब वो लेते हैं तो फिर हमारी एमडीकैट की प्रिपरेशन भी उसमें से हो जाएगी क्या? ओके, सो आपका पहला क्वेश्चन ये है कि एकेयू को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। मैंने कहा उसको प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन उसको ये ना बनाए कि इट्स लाइक योर डू और डाई, बिकॉज आप यू कैन नॉट एवर से कि आपका वहाँ होगा या नहीं होगा। सो मेन फोकस आप एमकैट रखें, लेकिन एकेयू को भी प्रायोरिटी दें, लेकिन ये नहीं करनी कि आप एकेयू को साइड प्रायोरिटी दे दें जिसकी वजह से आपका एनएमडीकैट का भी सिलेबस अच्छे से कवर ना हो। अगर आप पूरे सिलेबस को लेके बैठ जाएं और एनएमडीकैट का जो पर्टिकुलर सिलेबस है उसको इतना एम्फोसाइज ना करें, सो इट विल अफेक्ट योर प्रिपरेशन। यही बात स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि फर्स्ट यू शुड गो फॉर द कॉमन सिलेबस, एनएमडीकैट की तैयारी करें अच्छे से, एंड उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं एकेयू के लिए वो आप कवर करें। एंड सेकेंडली आपका क्वेश्चन है कि ताबीर एकेडमी की जो वेबसाइट है उस पर एकेयू का जो कोर्स है डेफिनेटली उससे एमकैट का भी इस तरह से हो सकता है, बिकॉज द सिलेबस इज उसके अंदर जो एमकैट का सिलेबस है वो भी कवर हो जाएगा। तो एमसीक्यूज आर डिजाइन परफेक्टली, तो अगर आप वो इनरोल करें तो आई थिंक दैट विल हेल्प इन योर एनएमडीकैट प्रिपरेशन। Okay, Aliha, there are a few questions in the chat box, so kindly answer them. Okay, so the question regarding the scholarship, उसको मैं एड्रेस करती हूँ कि there are only 5 students जिनको वो 100% स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, और उसमें द क्राइटेरिया इज कि उनका जो अपना टेस्ट होता है उसके स्कोर्स देखते हैं, सेकेंडली एनएमडीकैट का स्कोर और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो वो देखते हैं जिसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और आपका ओवरऑल प्रोफाइल होता है, जिसको वो देख के ये डिसाइड करते हैं कि किन 5 स्टूडेंट्स को वो फुल स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं।
सेकेंडली देयर इज ग्रांट एंड लोन, जो वो ऑफर करते हैं। तो जो फाइनेंशियल एड उनका वो फाइनेंशियल एड प्रोग्राम है, उसके थ्रू you apply after you are offered admission at AKU, और उसमें there are two different forms of the way you get an aid. जो grant होता है that is waived off, so you do not have to pay that amount. और जो loan होता है you'll have to repay that after 5 years after your graduation. So उसमें ये होता है कि जितना भी वो उन्होंने आपको किया है वो हर year 5% administrative charges add होते हैं उसमें, और उसको आपने after 5 years you have to repay that. फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ईयर की उनकी फीस ऑलमोस्ट 30 लाख है इफ यू आर हॉस्टलाइट, तो अगर उन्होंने आपको 15 लाख वेव ऑफ कर दिया फॉर एग्जाम्पल ग्रांट की फॉर्म में, एंड 15 लाख इज योर लोन, सो यू विल हैव टू रीपे दैट 15 लाख ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर आफ्टर 5 years with an additional 5% administrative charge added each year. So that adds up to 25% of the administrative charge. The 5% administrative charge is basically the 5% of the total amount of loan you're granted for that year. तो वो 5% add होता जाता है हर ईयर के बाद, और after that after your graduation you have to repay that amount. और वो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर की है तो 5 years की अमाउंट होती है जो लोन वो आपको हर साल रीअप्लाई करना होता है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बेस पे आपको देते हैं जितना भी होता है, एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सो इट इज नॉट डेफिनेट अमाउंट कि आपको इतना ही मिलेगा, इट सर्टेनली डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन. और जो ग्रांट है दैट यू डू नॉट हैव टू रीपे आफ्टर योर ग्रेजुएशन. और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं देयर इज अ सर्टेन अमाउंट जो वेव ऑफ कर देते हैं, लाइक आफ्टर अगर आप एक सर्टेन ईयर में जॉब करें तो वो एक पर्टिकुलर ईयर का 50% ऑफ द लोन इज वेव्ड ऑफ अगेन. So there are different policies by the way they help students study there, and they extend them financial help. So regarding the maths and science reasoning portion, there's no specific syllabus. You just have to prepare for it yourself. Like science reasoning का जो portion है उसमें आप basically अपने sciences को अच्छे से cover कर दें, और maths reasoning के लिए आप basic maths को practice करें, और current syllabus ही follow करें. उनकी website पे आपको available होगा, that is I guess same as of last year. और secondly मुझे बाकी questions को एक मिनट देखना है. ओके, सो AKU इंटरव्यू के लिए आपके जो क्वेश्चन हैं आई गेस वो जब आपका टेस्ट क्लियर होगा उसके बाद एक ज्यादा सेशन कर लेना चाहिए, बिकॉज द AKU इंटरव्यू इज इन इटसेल्फ अ होल बिग गेम जिसको आपको करना होता है प्रिपेयर, लेकिन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं, लाइक इट्स बेसिकली अ पर्सनैलिटी टेस्ट जिसमें वो आपकी पर्सनैलिटी या आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट करते हैं, और उसमें वो आपसे पूछते हैं कि व्हाई यू आर गोइंग फॉर AKU एंड नॉट अनदर कॉलेज, व्हाई MBBS, और जिस तरह आप अपनी कॉन्वर्सेशन को लेके जाएंगे उससे वो क्वेश्चन पूछते हैं. जो भी आप अपना इंटरेस्ट उस इंटरव्यू के दौरान शो करते हैं, दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट जो भी आप बात करते हैं उससे. और इसी तरह मतलब एक 2 इंटरव्यूज होते हैं जो 1-on-1 इंटरव्यू होता है, और वो 2 इंटरव्यूज ये AKU का अपना टेस्ट MDCAT, और एक थर्डली एक वो स्टेज 2 फॉर्म होता है जो यू विल हैव टू फिल दैट बिफोर योर इंटरव्यू. वो आप जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं इंटरव्यू वो टेस्ट के बाद उनको वो भेजते हैं. उसमें यू हैव टू इनलिस्ट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और आपका पूरा प्रोफाइल, आपकी एकेडमिक्स भी, जो कि ऑफ कोर्स आपने अप्लाई करते हुए भी अपनी दी होंगी. सो उसमें आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स थोड़ी सी होनी चाहिए, और जिसकी ओवरऑल प्रोफाइल आपने अपनी भेजनी होती है. इफ यू आर ऑन अ गैप ईयर यू हैव टू राइट एन एसे ऑफ ऑलमोस्ट 250 to 350 वर्ड्स लाइक हाउ यू स्पेंट योर गैप ईयर. तो इस तरह से वो आपको टेस्ट करते हैं.